नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि जब तक अग्निपथ को वापस नहीं लिया जाएगा, कांग्रेस व इंडिया गठबंधन संसद से लेकर सड़क पर लड़ाई जारी रखेगा। सोमवार को दिल्ली में प्रेस वार्ता कर रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार सेना को कमजोर कर रही है। वहीं यहां तक कह दिया कि मोदी हरियाणा के रेवाड़ी में आयोजित पूर्व सैनिक रैली में 1 रैंक 1 पेंशन का दावा कर प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन अब अग्निपथ के माध्यम से 9 रैंक 9 पेंशन लागू कर दिया। इतना ही नहीं, दीपेंद्र ने दिल्ली से नए नारे का भी ऐलान किया। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में 3 महीने बाद कांग्रेस सरकार बनाने का दावा करते हुए जमकर भाजपा व जजपा को लपेटा। अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में प्रेस वार्ता कर दीपेंद्र हुड्डा ने किस तरह से सरकार को अग्निपथ के मसले पर जमकर घेरने का काम किया। वहीं हरियाणा में किस तरह से 3 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसके भी तर्क दिए। आज का जो हमारी प्रेस वार्ता का जो मुद्दा हमने लिया है अग्निवीर योजना को लेकर, आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से तमाम अखबारों में, खबरों में एक बात आ रही है कि फ़ौज का इंटरनल सर्वे सेनाओं में किया गया है, जिसमें अग्निपथ योजना को के बारे में बहुत सी खामियां, हमारे देश की सेनाएं बहुत सी खामियों का सामना कर रही हैं और इन खामियों को किस तरीके से ठीक किया जाए उसके बारे में अलग अलग अटकलें इन जो इंटरनल सर्वे, जो आर्मी का इंटरनल सर्वे जिसको कोट करके सारे अखबारों ने ये अपनी खबरें प्रकाशित करी हैं, उसमें कुछ बातें निकल के आई हैं कि जिन कदमों पर मंथन किया जा रहा है कि ऐसे कदम उठाए जाएं कि अग्निपथ योजना की जो खामियां हैं उनको, त्रुटियों कैसे दूर किया जाए। जिसमें उदाहरण के तौर पे कहा जा रहा है कि 4 साल से बढ़ाकर अग्निवीर का टेन्योर 7 साल किया जाएगा, या 25% रिटेन करने की बजाय 60 से 70% अग्निवीरों को रिटेन किया जाएगा, या जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 24 हफ्ते से बढ़ाकर 37 से 42 हफ्ते किया जाएगा। ये 3 बातें निकल के आ रही हैं खामियों के अलावा कि ये ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, इन पे मंथन हो रहा है। तो सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्पष्ट करना चाहती है कि ये स्कीम अग्निपथ योजना, अग्निवीर भर्ती की योजना, पहले दिन से हम कहते रहे हैं कि पूर्णतः ये योजना ना देश हित में है, ना देश की फ़ौज के हित में है, ना देश के नौजवान के हित में है, ना देश की सुरक्षा के हित में है। और हमारी पहले दिन से मांग रही है कि इस योजना को रोका जाए और फ़ौज की पक्की भर्ती दोबारा से शुरू करी जाए। और ये जो पार्शल रोल बैक की जो ये बातें आ रही हैं मीडिया में, हम इस तरह के अगर कोई सुझाव आ रहे हैं तो हम उनको रिजेक्ट करते हैं। सरकार इस योजना की खामियों को स्वीकार करते हुए अपनी गलती स्वीकारे और पूर्णतः इस योजना को वापस लिया जाए पूरी तरीके से। और पक्की भर्ती जो अग्निपथ योजना 2022 से पहले होती रही देश की फ़ौज में 1947 से लेकर 2022 तक, उस पक्की भर्ती को पूर्ण रूप से दोबारा से शुरू किया जाए। ये आधी अधूरी जो बातें चल रही हैं, इनसे काम चलने नहीं वाला। ये एक योजना देश की फ़ौज के लिए बड़ी घातक योजना साबित हुई। ये रिपोर्ट्स बता रही, आपने देखा होगा, आपके बहुत से अखबारों ने उन रिपोर्ट्स को प्रकाशित किया है। वो सारी बातें सत्य साबित हुई, जिन बातों को लेकर हमने आपके बीच में बार बार इस सरकार को आगाह किया था जब ये योजना सरकार लेके आई थी। पहला सवाल जो आया, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, हमने हमेशा उठाया। इंटरनल रिपोर्ट में, फ़ौज की इंटरनल रिपोर्ट में आया कि अग्निवीर जो हैं उनके बीच में जो जज्बा पहले हुआ करता था फ़ौज में, एक दूसरे से के साथ सहयोग करके चलने का जज्बा, एक दूसरे पे जान न्यौछावर करने का जज्बा, देश पे जान कुर्बान करने के जज्बे के साथ साथ एक दूसरे पर जान न्यौछावर करने का जज्बा। किसी कोई अगर घायल हो गया तो किलोमीटर पे किलोमीटर उसको अपने कंधों पर लेकर
सुरक्षित जगह पहुंचाने का जज्बा, ये जो सारा जज्बा होता था, फौज की रिपोर्ट ये बता रही है कि इस जज्बे में कमी आई है। और क्योंकि 25% ही रखे जाएंगे, बाकी सबकी छुट्टी कर दी जाएगी, आपस में प्रतिद्वंदता और प्रतिस्पर्धा का माहौल अग्निवीरों में बन गया है, जो कि फौज की, किसी भी फौज की मजबूती के लिए और मनोबल के लिए अच्छा नहीं। और ये मैं आपको बता दूं कि फौज की सबसे बड़ी अगर हथियार किसी फौज के पास होता है तो उसका मनोबल होता है। किसी भी हथियार से बड़ा अगर कोई हथियार है तो फौज का मनोबल है। और ये अग्निवीर योजना फौज के इंटरनल सर्वे बता रहे हैं, जैसे सारे अखबारों में आया है, कि उस मनोबल के लिए और उस आपसी तालमेल, भाईचारे की, सहयोग की, आपस में एक दूसरे के लिए मर मिटने की भावना में जो गिरावट आई है, ये सबूत है इस बात का जो हमने शुरू से कहा था कि ये दूरदर्शी सोच के साथ ये योजना नहीं लाई गई। दूसरी बात, एक और बात आई है निकल के, ये इसमें आई कि जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग सफिशेंट नहीं है। 6 महीने की ट्रेनिंग यानी कि 24 हफ्ते की ट्रेनिंग से जो अग्निवीर, उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो ट्रेनिंग फौज ने पाया है कि वो ट्रेनिंग सफिशेंट नहीं है। और इसीलिए ट्रेनिंग का जो पीरियड है उसको बढ़ाकर 37 से 42 हफ्ते, 24 हफ्ते से बढ़ाकर 37 से 42 हफ्ते करने की बात कही जा रही है। तो यानी कि ये कितना बड़ा घातक ये योजना साबित हुई देश के फौज के लिए। एक तरफ तो पूरी तरीके से ट्रेंड फौजी आपके चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हैं, और दूसरी तरफ ऐसे अग्निवीर जिनको पूरी ट्रेनिंग भी नहीं आपने दी, उनको उनके मुकाबले में खड़ा करने का काम आपने किया है। जो आज आपकी देश की फौज का इंटरनल सर्वे ये बता रहा है कि जो ट्रेनिंग की जो बात है, ये ट्रेनिंग की बात कहीं ना कहीं इससे नुकसान हुआ है। देश की फौज भी ट्रेनिंग की क्वालिटी से संतुष्ट नहीं है। ये भी एक गंभीर, बहुत गंभीर प्रश्न है। इसके साथ अगला सवाल जो इस रिपोर्ट्स के माध्यम से आया है कि भारत की लॉन्ग टर्म डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को लेकर है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए देश की फौज की जो भूमिका होती है और उसका जो फौज का जो स्तर होता है, उसको लेकर है। जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सर्विसेज है, ये भी हमने ये पॉइंट आपके बीच में रखा था कि उसमें जो सीनियर टेक्निकल पर्सनल जो फौज को ज़रूरत होती है, अग्निवीर, क्योंकि सभी अग्निवीर के माध्यम से आ रहे हैं, उसमें बड़ी शॉर्टफॉल आ चुकी है फौज में। और ये कहा गया है कि 2035 तक बड़ी भारी शॉर्टफॉल आ जाएगी। जो फौज जिस पे हमें नाज है, यानी कि हर रोज़ ये अग्निवीर योजना उस फौज की साख को गिराने का काम कर रही है। इतनी घातक योजना साबित हुई। ये बताता है कि यानी कि जहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग की आवश्यकता है अच्छी तरीके से हमारी डिफेंस इक्विपमेंट को हैंडल करने के लिए, वहाँ पर हमने शुरू से ये बात कही थी, वो बात अब इस रिपोर्ट में भी आपके सामने आ चुकी है। आपको पता है ना, उसका 1.5-2 लाख फौजी जो चयनित हो गए नौजवान, उनको ज्वाइनिंग नियुक्ति नहीं मिली क्योंकि अग्निपथ योजना की, वो पक्की भर्ती में क्योंकि चयनित हो गए थे 2019-20 के। राहुल गांधी जी ने उनके लेकर भी, उनके अधिकारों को, उनके भविष्य को लेकर भी यदि किसी ने आवाज़ उठाई है तो माननीय राहुल गांधी जी ने उस बात को उठाया। तो कांग्रेस नेतृत्व देगी इस मुद्दे को, और इसकी वापसी के लेकर हम सरकार से जो है सरकार पर दबाव बनाएंगे। दीपेंद्र जी, मेरा सवाल ये है, चूंकि अब आप भी लोकसभा में आ गए हैं और 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कुछ दिनों में शुरू भी होगा। अग्निपथ योजना को लेकर कई सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो फिलहाल एनडीए में हैं और खुद बीजेपी के कुछ सांसद भी सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में क्या पहले ही सत्र में लोकसभा के अंदर नियम 267 के तहत चर्चा कराने और उसके बाद इस मुद्दे पे वोटिंग हो, इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन इंसिस्ट करेगी, ताकि ये पता चल सके कि सत्ता पक्ष में से जो लोग वाकई में अग्निपथ योजना वापस करवाना चाहते हैं वो लोग आप लोगों के साथ हैं या नहीं? अजय जी, ये भी एक अच्छा सुझाव है। और ये भी मैंने जैसे कहा कि जो हमारे पास
तमाम रास्ते उपलब्ध हैं जिसको लेकर दबाव बनाया जाए सरकार पे। उनमें से एक ये भी है। और हमारी जो संसदीय दल के कोर ग्रुप की जो बैठक होगी और जो हमारा जो रणनीति बनेगी वो आपके सामने हम स्पष्टता से रखेंगे, मगर हर उस रास्ते पे विचार किया जाएगा जिसको अख्तियार करके हम सरकार पे दबाव बना सकें, इंक्लूडिंग 267। मैं हरियाणा इस आपके माध्यम से सभी तमाम हरियाणा वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा वासियों ने जिस तरीके से दिल खोल करके कांग्रेस पार्टी का साथ और समर्थन दिया इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है हरियाणा के अंदर, और इसके लिए सभी हरियाणा वासी धन्यवाद के बधाई के पात्र हैं। मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए कि देश में इंडिया गठबंधन को 28 प्रदेशों में जो अलग अलग वोट शेयर मिला, सबसे अधिक वोट शेयर इंडिया गठबंधन तो कांग्रेस पार्टी को 47.6% हरियाणा में जो मिला, ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे दक्षिण के राज्य, क्योंकि ये उन लोगों को भी जवाब है जो दक्षिण उत्तर की बात भारतीय जनता पार्टी वाले करते थे। तो हरियाणा में 47.6% देश के 28 राज्यों में इंडिया गठबंधन को मिलने वाला सबसे ज़्यादा वोट शेयर ही नहीं था। अगर तमाम राज्यों में अगर वोट अपस्विंग देखें पिछली बार के मुकाबले में कितना वोट प्रतिशत बढ़ा, तो कांग्रेस पार्टी का सबसे ज़्यादा 19.7% अगर वोट कहीं बढ़ा देश में तो हरियाणा के अंदर बढ़ा। इस बात का भी हमें गर्व है। 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा वोट शेयर बढ़ना, वोट शेयर में वृद्धि, ये अपने आप में एक तस्वीर बता रही है। हरियाणा में 1984 के बाद ये सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत इस चुनाव में मिला है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने सालों का रिकॉर्ड टूटा गया है। और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर रिकॉर्ड वृद्धि हुई है वोट में, एक भी वोट लोकसभा सीट पे, और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा के वोट शेयर में रिकॉर्ड गिरावट आई है। और केवल लोकसभा ही सीट नहीं, आपका जवाब इसमें आप संकेत आगे का देख सकते, ढूंढ सकते हैं। 90 विधानसभा हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है और 90 की 90 विधानसभाओं में भाजपा का वोट शेयर गिरा है, चाहे वो हरियाणा के किसी कोने में हो, कोई जाति धर्म समीकरण उस विधानसभा क्षेत्र में हो। तो ये पैन हरियाणा का एक संकेत आप अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं। और ये संकेत स्पष्ट है, लोगों ने एक स्पष्ट संकेत दिया हरियाणा वासियों ने कि हरियाणा में बदलाव निश्चित है, हरियाणा में भाजपा की सरकार जा रही है और 3 महीने के बाद हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये लोगों ने स्पष्ट संकेत दिया है और ये संकेत बीजेपी भी समझ गई। इसीलिए इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले उनको अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदलना पड़ा। फिर भी चुनाव के बीच में आपने देखा होगा 3 निर्दलीय विधायक भाजपा से समर्थन वापस लेकर उन्होंने उदय भांजी और हुड्डा साहब के हाथ में समर्थन पत्र देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया। आज ये भाजपा की प्रदेश की सरकार अल्पमत में सरकार आ गई है। अल्पमत में जो असंवैधानिक रूप से चल रही है हरियाणा में सरकार, मैं आप लोगों को ये भी जानकारी मिला दूं, अल्पमत में तो केंद्र की सरकार भी आ गई है, लेकिन कम से कम इनके सहयोगी दल हैं जो इनका संख्या बल पूरा कर रहे हैं। हरियाणा में तो सहयोगी दल के साथ गठबंधन भी टूट गया है। ये 42 विधायकों की सरकार है, जिसके साथ गठबंधन था वो भी टूट गया है। और जिसके साथ गठबंधन किया था दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पार्टी, वो बीजेपी के साथ गए। इतना लोगों को इस बात से तकलीफ हुई कि उनकी नोटा से भी कम वोट आई हरियाणा में उस पार्टी की 10 सीटों मिलाकर। तो कहने का मतलब ये है कि हरियाणा में पिछली बार हम मात्र 10 सीटों पे आगे थे। अब मैं आपके प्रश्न का जवाब 10 सीटों पे आगे थे, लेकिन जब चुनाव हुआ और भाजपा थी 79 सीटों पे भाजपा की बढ़त थी, विनीत जी को भी याद होगा, 79 सीटों पे भाजपा की बढ़त थी। इसलिए बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था, जैसे यहाँ 400 पार के दे दिया। लेकिन वो जब 3 महीने बाद चुनाव आया तो वो 79 से घट के 40 पे आ गए और कांग्रेस 31 पे आ गई। और भाजपा वालों ने कहा, जब उन्होंने सवाल पूछा कि भाई ये इतना कैसे गिरावट आ गई 3 महीने में, तो बोला कि हम जो है हम प्रधानमंत्री के चेहरे पे जो चुनाव लड़ रहे थे। तो अब तो जब उनका चेहरा था तो तब भी हमारी सीट ज़्यादा है, हम 46 पे हमारी बहुमत आई है, हम आगे हैं, हमारा वोट शेयर भी ज़्यादा है। उन्हीं को हरियाणा वासियों ने रिजेक्ट करने का काम किया। मैं बधाई देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को
राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में जब आई, उसी दिन से ये स्पष्ट हो गया था कि हरियाणा वासियों ने रुख बना जब आई उसी दिन से ये स्पष्ट हो गया था कि हरियाणा वासियों ने रुख बना लिया था कि हरियाणा वासी कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, और इसीलिए इन लोकसभा चुनावों में भाजपा को करारी हार देने का हमने काम किया है। दीपेंद्र जी, मोहित शुक्ला हूँ। मेरा सवाल आपके पहले विषय से है जिसको आपने उठाया, ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर। केंद्र सरकार ने, अगर हम आज के समय में देखें, 1 लाख किलोमीटर का रेल नेटवर्क है पूरे देश में। केंद्र सरकार ने 2027-28 के लिए 34,000 किलोमीटर में कवच को लगाने का निर्णय लिया है कि 2027-28 तक 34,000 किलोमीटर में कवच लगाया जाएगा, जबकि 2022-23 के आंकड़े ये कहते हैं कि कुल 2,000 किलोमीटर के लिए ही केंद्र सरकार ने कवच लगाने के लिए अब तक पैसा दिया है। तो जिस तरीके से सेना के बजट में कटौती हो, अग्निवीर योजना हो, और ठीक उसी तरीके से रेलवे की सुरक्षा और बजट में कटौती किस ओर इशारा करती है? ये इशारा इस तौर कर रही है कि ये भाजपा हमारे देश के प्रजातंत्र को देश में प्रचार तंत्र की ओर धकेलना चाह रही है कि बजट काटो, और वो बजट अपने प्रचार में, मैंने जैसे कहा कि अग्निपथ योजना में जितनी सेविंग कर रहे हैं फौजियों की पेंशन काट के, उससे ज़्यादा अपने हर साल प्रचार में कर रहे हैं खर्च। तो ये प्रजातंत्र नहीं, प्रचार तंत्र की तरफ ये भाजपा की नीति रही है। और ये रेलवे की जो आपने बात करी, ये भी ज्वलंत उदाहरण है कि लगातार ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं पूरे देश में, ये दर्दनाक, दुखदाई हैं, और ख़ास तौर पे ये पीड़ादायक इसीलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े इश्तिहार निकालती है। अगर कुछ रेल में कोई एक डब्बा भी बन जाए तो उस डब्बे का भी एडवर्टाइज़ करने का काम करती है, लेकिन हकीकत जो आपके साथ जो आज आंकड़े बता रहे हैं कि कवच योजना केवल 2,000 किलोमीटर के लिए, जबकि कहा गया कि हम 34,000 किलोमीटर के लिए लाएंगे योजना, और 2,000 किलोमीटर का बजट दिया गया। तो हकीकत में और मार्केटिंग में बहुत फ़र्क अंतर है, जिसका खामियाजा सभी यात्रियों को अपनी जान माल को गवा के करना पड़ रहा है। देश की सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए। दीपेंद्र सर, मेरे 2 सवाल हैं सर। एक पहला सवाल ईवीएम को लेकर है। जिस तरह से लगातार आप लोग सवाल खड़े कर रहे थे, कल एलॉन मस्क का भी बयान आया, जो न्यूज़ रिपोर्ट आप लोगों की तरफ से कोट की गई थी, अब उनका क्लैरिफिकेशन आ गया है और उन्होंने बोला है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन थी, कोई ओटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ईसी ऑफिशियल की तरफ से भी ये बता दिया गया है कि ये फेक न्यूज़ थी। तो क्या कांग्रेस पार्टी का अब स्टैंड है, क्योंकि आप लोगों ने यही न्यूज़ रिपोर्ट जो थी वो कोट की थी? सेकेंड क्वेश्चन सर, आपके स्टेट से रिलेटेड है। आप लोगों का वोट परसेंटेज बढ़ा है, असेंबली इलेक्शंस की तैयारी आप लोग करें, लेकिन उससे ठीक पहले आप ही के कुछ नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, कह रहे हैं कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो ठीक नहीं हुआ था, और उसी के कारण से हम उतना परफॉर्म नहीं कर पाए जितना कांग्रेस पार्टी कर सकती थी ज़मीनी स्तर पे। किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, ऐसे कई नेताओं के बयान आए हैं सर। देखिए, पहली बात जो आपने कहा कि ईवीएम की बात जहाँ तक है, हमारी पार्टी का एक स्टैंड रहा है, हमारे नेतृत्व का इस पर एक बड़ा स्पष्ट स्टैंड रहा है कि चुनाव की किसी भी प्रजातंत्र, ख़ास तौर पे देश जो हमारा दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रजातंत्र है, उसमें चुनाव प्रक्रिया की साख पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठने चाहिए। ये जिम्मेदारी देश की इलेक्शन कमीशन को निभानी चाहिए। देश के इलेक्शन कमीशन को इस रूप से अपनी जिम्मेदारी वो निभाए कि कहीं भी कोई प्रश्न उठने की गुंजाइश ही ना हो। ये जिम्मेदारी है देश के इलेक्शन कमीशन की। लेकिन यहाँ तो इलेक्शन कमीशन की भूमिकाओं पे ही प्रश्न उठते हैं। चुनाव की प्रक्रिया को लेकर अनेक प्रश्न उठते हैं। पिछला मेरा स्वयं का पिछला लोकसभा चुनाव का जिस रूप से जो है कई गिनती प्रक्रिया हुई थी, वो प्रश्न चिन्ह आज भी मेरे मस्तिष्क में है। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं देश के प्रजातंत्र को की साख को बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में कांग्रेस एकजुट है। आप लोग खबरें तलाशते रहें, हम लोग सरकार बनाएंगे कांग्रेस पार्टी की। वहाँ
एक सवाल है, अग्निवीर योजना जब आई थी तो ये भी एक अल्टरनेट दिया गया था कि भाई जो अग्निवीर योजना से रिटायर होके यानी कि 4 साल के बाद फ्री होंगे, और खासतौर से हरियाणा का, आपके ही राज्य का जिक्र है कि उनको स्टेट गवर्नमेंट में, पुलिस में या बाकी पोस्ट पे लगाया जाएगा। इसको लेकर भी क्या कांग्रेस ने कोई रिसर्च की है कि वो चीज़ से भी क्या एक फ़ायदा होता है कि भाई उनको भी किसी तरह से पुलिस में या बाकी आर्म फोर्सेज में एडजस्ट किया जा सके? देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हरियाणा का ही दूंगा, बाकी जगह भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरे देश में स्थिति, हरियाणा में तो भाजपा की सरकार रही है। कहा था कि अग्निवीरों को पक्की नौकरी देंगे, लेकिन हरियाणा में 30,000 से ज़्यादा जो एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन, उनमें से इन 10 वर्षों में 543 को सरकार ने, हरियाणा सरकार ने नौकरी दी है, वेटिंग लिस्ट में। बाकी तो ये कहने में और करने में ये जो अंतर है, ये कथनी और करनी में जो ये अंतर है, यही कारण है कि देशवासियों ने इस योजना को पूर्णतः रिजेक्ट करने का काम किया है। और ये इस आंकड़े में आपका संपूर्ण जवाब है। उन एक्स सर्विसमैन को ही नहीं लगाया। अब अग्निवीर, वो तो पूरी तरह फुल्ली ट्रेंड हैं, उनको ही सरकार ने नौकरी नहीं दी। तो अग्निवीर को, ये हरियाणा की सरकार, भाजपा सरकार की नीयत है, ये हरियाणा की भाजपा सरकार की नीयत है। हम अपने हरियाणा में घोषणा पत्र में तो खैर जो रखेंगे प्रावधान, हम तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी और अग्निवीर के लिए भी उनको गारंटीड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हरियाणा चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या बाकी डिपार्टमेंट्स हों, वो हम अपने घोषणा पत्र में वो प्रावधान करेंगे हरियाणा में। लेकिन भाजपा ने क्या किया, प्रश्न इस बात पे। दीपेंद्र जी, एक सवाल मेरा है कि जब अग्निवीर योजना आई थी तो सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि इससे जो एवरेज एज है फौज का वो कम होगा। क्या आपको लगता है कि उसका कुछ फ़ायदा अग्निवीर का फौज के एवरेज एज पे पड़ा है? देखिए, ये हमने उस समय भी कहा था कि फौज में जोश और होश के मिश्रण से किसी देश की फौज मजबूत होती है, और अनुभव, ट्रेनिंग और जो बाकी फैक्टर्स जो अभी मैंने कहा कि भाई अपने भविष्य को लेकर निश्चितता, उससे मनोबल पे सीधा प्रभाव पड़ता है। जो सबसे बड़ी बात जो मैंने पहली फाइंडिंग बताई, जो पहली फाइंडिंग लिखी गई इस इंटरनल रिपोर्ट की, जो फाइंडिंग आई कि आपस में प्रतिद्वंदता और प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है। पहले आपस में सहयोग, आपस में एक दूसरे पे जान न्यौछावर करने की भावना, एक दूसरे के लिए मरने मिटने की भावना, देश के लिए मरने मिटने की भावना ज़्यादा थी। तो आज ये देश की जो फौज है, उस फौज में जो कमराडरी जिसको कहते हैं, कोहिसिवनेस जिसे कहते हैं, उसकी जगह एक्सट्रीम कम्पिटिटिवनेस ला दी इन्होंने। तो नष्ट कर दी उस मनोबल को, उस भावना को, उस फैब्रिक को नष्ट कर दिया। तो यही कारण है कि फौज की जो एवरेज एज हमारी पहले थी, उस एवरेज एज में दोनों ही का मिश्रण था, एक्सपीरियंस्ड का भी था और हमारे जो रिक्रूट होकर नए फौजी आते थे उनका भी था। और इसीलिए हमारे देश की फ़ौज महान कहलाई गई।